सूखापुर नाम के कस्बे में दिनेश नाम का एक बेईमान किसान रहा करता था। सूखापुर कस्बा रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस कस्बे में बारिश ना के बराबर हुआ करती थी। कस्बे के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बेहद ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालच की वजह से उसकी बीवी रश्मि बेहद परेशान रहती थी। एक तो हमारे कस्बे में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से आपकी बेईमानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बकवास मत करो रश्मि, हमारा घर वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर कस्बा हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बेहद अच्छी बारिश भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस वक्त गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दिव्य शक्ति वाले आदमी ने कस्बे वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस कस्बे में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस मसले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे पैसे कमाने को लालच समझती हो तो समझो, ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है ना ही कस्बे वालों से। इतना कहकर दिनेश गुस्सा होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को दिख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों पर पड़ी। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कुछ नहीं होने वाला दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी आकर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं आपसे क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा कि तुमने कुछ रुपयों की लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही करके उसको बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं एक किसान के साथ साथ एक छोटा कारोबारी भी हूँ। और मुखिया जी, कारोबार में इतना तो चलता ही है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, वो एक 26 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी बीवी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बीवी का चेहरा नहीं होता ना तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो भी आएगा आप कहने लगेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पे इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से निकल गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक बेईमान किस्म का इंसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की बेकार वस्तुएं शहर से खरीद कर लाया करता था और कस्बे वालों को अच्छा बताकर कस्बे वाले से अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें बेवकूफ बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं ज्यादा पैसे कमाने में सफल हो गया उस दिन मैं खुद गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम बर्बाद कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के आदमी का रूप ले लिया। दिनेश ये सब देखकर खौफजदा हो गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची आदमी हो और मुझे लालची लोग बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में बारिश करवा सकते हो। बारिश करवा सकता हूँ? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी ताकत दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कस्बे वालों से ज्यादा पैसे लेने होंगे और अपने लालच को कभी भी खत्म नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी कम नहीं होती, लालच हमेशा बढ़ती ही रहती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में बारिश करवा सकता हूँ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना पैसे वाला हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरफ से मैं गांव का बादशाह बन जाऊंगा।
दिनेश की बात सुनकर उस रेत के आदमी ने कुछ रेत दिनेश को दे दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने कस्बे में फेंकोगे, तुम्हारे कस्बे में बारिश होना शुरू हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे कस्बे में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से निकल गया। दिनेश के जाते ही वो आदमी हंसता हुआ बोला, बेवकूफ कहीं का। कितने वक्त बाद सूखापुर गांव में एक बेईमान आदमी मुझे मिल गया है। अब वक्त आया है पुराना बदला लेने का। आज बकरा जाल में फंस ही गया। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने कस्बे पहुंच गया और सारे कस्बे वाले को इकट्ठा करके बोला, कस्बे वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में बारिश आना शुरू हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर बारिश हो और यहाँ रेत की जगह पे हरियाली आ जाए? मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं चाहूँ तो इस गांव में बारिश आ सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले में सारी जमीन मेरे नाम पर करनी होगी। बारिश के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारे फसल मेरे होंगे। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये कस्बे के लोगों का ठगने का एक नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सच है। वैसे तो मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन करना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कस्बे वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे इस कस्बे में जितनी भी जमीन पड़ी है उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले बारिश करा के दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक हिस्सा जमीन पर डाला, देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे उस कस्बे में बारिश होने लगी। सभी कस्बे वाले अपने कस्बे में बारिश देखकर बेहद खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें यह चमत्कारी चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया और अपने वादे पर टिके रहो। इतना बोलकर दिनेश अपने घर वापस आ गया। घर पर खुश होती हुई उसकी बीवी उससे बोली, कस्बे वालों ने बताया कि आपके हाथ एक तिलस्मी चीज लगी है जिससे गांव में बारिश हुई है। मुझे बेहद खुशी हुई ये देखकर कि आपने अपने कस्बे के भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि। ये सब गांव के अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मेरे तरक्की के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा हक होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना शौहर कहते हुए। आपके अंदर बेईमानी कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत ही पैसे वाला हो जाएगा ना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बेईमानी बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में कस्बे की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक बेईमान आदमी था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में बारिश कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा बारिश होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर गिरा दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते कस्बे में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में कस्बे का जीवन पहले से तहस नहस हो गया। कस्बे में अब बेहद ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर बर्बाद हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंचा। कहाँ हो तुम रेत के आदमी? तुमने तो कहा था कि मैं रईस हो जाऊंगा, लेकिन मेरे वजह से जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी कस्बे वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही देर में वही रेत का आदमी दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक बेईमान आदमी हो। तुम्हारे कस्बे वाले तुम्हारी लालचपन की वजह से तबाह हो गई है और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बहुत ही मजा आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था।
मेरी बेईमानी की वजह से मुझे और कस्बे को श्राप मिला था कि मैं और पूरा कस्बा पूरी रेत में बदल जाए। सालों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने कस्बे चला आया। दिनेश को देखकर सारे कस्बे वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारी बेईमानी का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारी बेईमानी की वजह से सारे कस्बे वालों को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से कस्बे वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं कस्बे वालों की बहुत मदद करूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो कस्बे वालों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बेहद सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और कस्बे वालों की ओर देखता हुआ बोला, कस्बे वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गोदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। कस्बे वालों ने वैसा ही किया। दिनेश के कहे के हिसाब से उन सभी ने बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बना लिए। गांव वालों को इससे बेहद ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन अभी भी कस्बे वालों को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर है। मेरे पास एक रास्ता है मुखिया जी, क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उसे एक घर बनाएं। उससे ये होगा कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो तुम सफल हो जाते। मुखिया ने कस्बे में यही ऐलान कर दिया। कस्बे वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन एक अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ खत्म हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी बीवी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे कस्बे में जश्न का माहौल था। लगता है मालिक ने हमारी दुआ सुन ली। आप ठीक कह रहे हो मुखिया चाचा, शायद मालिक ने मुझे माफ कर दिया। तभी दिनेश के कानों पर किसी बूढ़े आदमी की आवाज पड़ी। ये सिर्फ तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का आदमी हूँ। सालों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा था। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप है कौन? बहुत वक्त पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव में मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने वो साधु के मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया के साथ इस पूरे कस्बे को श्राप दे दिया। ये पूरा कस्बा रेत में बदल जाएगा। और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? कस्बे वाले साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस कस्बे में कोई ऐसा लालची आदमी जिसकी लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में कस्बे के लोगों के लिए अच्छाई जन्म लेगी और उसका लालच खत्म हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया और कस्बे में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।